नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश माहौर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी अकेडमी चेकमेट अकेडमी में। तो आप सभी लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में तो सुना ही होगा। हम सभी जानते हैं कि मौर्य जो साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ था। अच्छा, इसका विस्तार हुआ ये विस्तार से पहले भी मौर्य साम्राज्य से पहले भी कई डायनेस्टीज़ जो थी वो अस्तित्व में थी। आज हम बात करेंगे कि मौर्य साम्राज्य से पहले कौन-कौन से एम्पायर यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन-कौन से एम्पायर, कौन-कौन सी डायनेस्टीज अस्तित्व में थी और उनके पतन के बाद किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कुछ इसके जो कारण है, उन कारणों से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि इन स्लाइडों के माध्यम से आप बहुत ही आसान तरीके से किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से ये समझ जाएँगे, ये सीख जाएँगे कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कैसे हुई थी और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और धीरे-धीरे आपको जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी समझ में आता जाएगा कि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, वो किस प्रकार से हुई थी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चलिए दोस्तों बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर 2 मैप दिख रहे होंगे, 2 नक्शे दिख रहे होंगे जो आपको बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्रफल था, वो कितने बड़े इलाकों में फैला हुआ था। 2 मैप लगाने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि पहले मैप में आपको ये पता चल जाएगा कि भारत के किन-किन क्षेत्रों पर जो है मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था, है ना? दूसरा मैप आपको ये बता रहा है कि ये दूसरे मैप के अंदर केवल आपको वो इलाके दिख रहे हैं जिन इलाकों के अंदर मौर्य साम्राज्य जो है एस्टेब्लिश हो चुका था। तो दोनों ही इलाकों को, दोनों ही मैप को देखने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है कितने बड़े इलाके के अंदर फैला हुआ था। अब इतने बड़े इलाके के अंदर मौर्य साम्राज्य एकदम से एस्टेब्लिश हो गया हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो धीरे-धीरे मौर्य साम्राज्य से पहले भी जो है कई डायनेस्टीज जो है अस्तित्व में थी। उसके बारे में हम बात करेंगे, हम बिल्कुल जड़ से पकड़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य जो है अस्तित्व में कैसे आया। तो ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया वे हैं, ये सभी क्षेत्र वो हैं, जिन क्षेत्रों के ऊपर जो है मौर्य साम्राज्य एस्टेब्लिश हो चुका था। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से देखा था हमने कि उस समय पर जो है लोगों ने एक जगह पर रहकर कृषि करना और नगरों को बसाना वहाँ पर शुरू कर दिया था। तो हम मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी यानी कि छठी शताब्दी के बीच में। इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है इंसान जो है जो किस प्रकार से साम्राज्य बसाता गया, राजा महाराजा जो थे किस प्रकार से अपने साम्राज्यों को एस्टेब्लिश किया उन लोगों ने। कई डेस्टिनीज आई, कई राजवंश आए और उन राजवंशों में कई सारे शासक आए और चले गए, है ना? इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें ईसवी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी यानी कि छठी शताब्दी जो है ये एक टर्निंग पॉइंट माना गया था। टर्निंग पॉइंट क्यों माना गया था? हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है इस काल के अंदर छठी शताब्दी के अंदर लोग जो है लोहे के प्रयोग से भी वंचित हो गए थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के प्रयोग से वंचित नहीं थे और सिक्कों का निर्माण भी इस समय पर हो चुका था। सिक्के भी प्रचलन में आ गए थे। यहाँ तक कि सोने तक के सिक्के, सोने चांदी तक के सिक्के प्रचलन में आ चुके थे। तो इसके बारे में बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है अस्तित्व में कैसे आया। दोस्तों उससे पहले भी कई डेस्टिनियाँ थी। उसके पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाकर देखें तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो थी हर्यंका डायनेस्टी। हर्यंका डायनेस्टी के बाद शोशंगा डायनेस्टी और उसके बाद लास्ट डायनेस्टी जो थी, जो लास्ट एम्पायर जो था वो था नंदा एम्पायर। अगर हम हर्यंका डायनेस्टी के पहले शासक की बात करें तो उनका नाम था बिंबसार और जो आखिरी शासक हर्यंका डायनेस्टी के रहे उनका नाम था नगाडास्का। नगाडास्का जो है हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट शासक, आखिरी शासक माने गए और इसके बाद जो है हर्यंका डायनेस्टी खत्म हो गई। इसके बाद शीशुंगा डायनेस्टी की स्थापना हुई और शीशुंगा डायनेस्टी की जो स्थापना की उनका नाम था शीशुंगा। यानी कि जो शीशुंगा डायनेस्टी थी उसके फाउंडर का ही नाम शीशुंगा था,
इससे हमें ये अंदाजा लगा कि जो डायनेस्टी का जो नाम है इसके पहले फाउंडर के बेस पर रखा गया है ना। इसके बाद जो लास्ट जो इसके शासक माने गए उनका नाम था महानंदिन, और महानंदिन इसके जो है लास्ट शासक माने गए। इनके बाद यह साम्राज्य ये राजवंश खत्म हो गया। इस राजवंश के बाद आया नंदा एम्पायर, नंदा साम्राज्य। ये जो नंदा साम्राज्य था ये आखिरी साम्राज्य माना गया मौर्य साम्राज्य के आने से पहले। नंदा साम्राज्य की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, जो फाउंडर माने जाते हैं नंदा एम्पायर के, नंदा साम्राज्य के, उनका नाम था महापद्मा नंदा। इन्होंने नंदा साम्राज्य की स्थापना की और इसके जो लास्ट शासक रहे वो थे धाना नंदा। मैंने आपको बताया है इन तीनों डायनेस्टी, इन तीनों जो राजवंश हैं, एम्पायर जो हैं, इन तीनों एम्पायर्स के पहले और आखिरी शासक के बारे में। इनके बीच में कई शासक आए और कई शासक चले भी गए। मैंने पहला और आखिरी शासक आपको इसलिए बताया ताकि आप इन शासकों के नाम से याद रख सकें कि हर्यंका डायनेस्टी के पहले और आखिरी शासक कौन थे, शिशुंगा डायनेस्टी के कौन थे और नंदा डायनेस्टी के कौन थे, और इसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। वो कैसे की गई थी आगे अभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इनके जो टाइम पीरियड है, इनके टाइम पीरियड आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। इन टाइम पीरियड्स को आप नोट भी कर सकते हैं। इन टाइम पीरियड्स के बीच में जो है ये डायनेस्टी एग्जिस्ट की थी। अच्छा, ये तो बात हुई बैकग्राउंड की कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने से पहले कौन कौन सी डायनेस्टी जो है, कौन कौन से एम्पायर जो है अस्तित्व में थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई इसके बारे में बात करते हैं, जो आज का मुद्दा भी है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि देखो, मौर्य साम्राज्य से पहले एम्पायर कौन सा था, नंदा एम्पायर। और नंदा एम्पायर के आखिरी शासक मैंने क्या बताया, धानानंदा। ये धानानंदा जो शासक था ये काफी ज्यादा क्रूर शासक माना जाता था। नंदा एम्पायर की स्थापना तो महापद्मा नंदा ने कर दी थी, लेकिन आखिरी शासक जो थे वो माने गए थे कि धानानंदा थे। अब धानानंदा जो है काफी ज्यादा क्रूर शासक माने जाते थे, और धानानंदा के जो प्रशासन था, जो प्रजा थी, धानानंदा से काफी ज्यादा नाराज रहा करती थी। नाराज होने के पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कि धानानंदा जो है अपने साम्राज्य के प्रति उत्तरदायी ना हो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धानानंदा जो थे बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक थे और अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखते थे। प्रजा को परेशान करते थे, ज्यादा कर वसूलते थे, और प्रजा थी वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी धानानंदा से। इसलिए क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंदा साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा। अच्छा, ये युद्ध क्यों लड़ा इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी देखेंगे। पहले मेन कारण देख लेते हैं, है ना। ये क्रूर शासक था। क्रूर शासक होने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा, और युद्ध में इसका साथ किसने दिया, यही इसी शासक की प्रजा ने, जिसका नाम था धानानंदा। धानानंदा की प्रजा ने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य इस धानानंदा से युद्ध करे और युद्ध में जीते, और उन प्रजा के ऊपर एक ऐसे शासक का आधिपत्य हो, एक ऐसा शासक उनका साम्राज्य संभाले जिससे जनता भी खुश रहे और राजा भी खुश रहे। तो धानानंदा से परेशान होकर लोगों ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए एक युद्ध छेड़ दिया, और इस युद्ध का नेतृत्व किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और चंद्रगुप्त मौर्य ये युद्ध जीत भी गए। अच्छा, ये युद्ध जीते, इसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। धानानंदा का जब साम्राज्य चल रहा था तो उस समय पर ये जो चाणक्य जी थे, चाणक्य जो है धानानंदा के जो मंत्री परिषद में थे, और चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जिनको धानानंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे प्रजा को धानानंदा शासक पसंद नहीं था, वैसे ही चाणक्य को भी धानानंदा पसंद नहीं था। तो चाणक्य ने सोच लिया था कि इसको तो किसी ना किसी तरीके से इस राजगद्दी से हटाना है। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य उस समय छोटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने देखा। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य कोई खेल खेल रहे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य छुप कर देख रहे थे। चाणक्य ने क्या देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बहुत ही चालाकी से अपने खेल को खेल रहे हैं और उस खेल को जीत भी रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो चाणक्य है,
चाणक्य भी अपनी चालाकी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि इनकी नीतियां जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़िया मानी जाती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो एक दिन चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी चालाकी से अपने खेल को इतनी अच्छी तरह से खेल रहे हैं कि जिस अगर कोई और उनके साथ खेले तो वो कभी जीत ही ना पाए। इतनी चालाकी से अपने खेल को खेल रहे हैं और इतनी अच्छी तरीके से खेल खेल रहे हैं। तभी चाणक्य ने सोच लिया कि इनके जरिए चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए जो है नंदा एम्पायर को खत्म किया जा सकता है। तो चाणक्य गए चंद्रगुप्त मौर्य के घर और उनके परिजनों से बात की और उनके परिजनों से कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो शिक्षा दूंगा वो मैं दूंगा। यानी कि जो चाणक्य है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के अध्यापक बन गए और चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने शिक्षा देना शुरू किया। बचपन से ही चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और अपनी नीतियों से उनको बताया कि किस प्रकार से किसी खेल को या फिर युद्ध को कितनी चालाकी से और आसानी से जीता जा सकता है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और चंद्रगुप्त मौर्य को इस लायक बनाया कि वे एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली शासक बन गए। इसलिए जो चाणक्य है चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे गुरु दोनों ही माने जाते हैं। बात क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के विरुद्ध युद्ध लड़ा और साथ ही साथ यहाँ की प्रजा ने भी उनका साथ दिया। प्रजा के साथ साथ चंद्र जो चाणक्य थे, चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त का भरपूर साथ दिया और इस साथ को देने के बाद नंदा डायनेस्टी से चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध लड़ा तो धानानंदा जो है युद्ध हार गए। धानानंदा जो है युद्ध हार गए और नंदा एम्पायर की जो है पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना हो गई। जब नंदा युद्ध हार गए तो इसका मतलब ये है कि अब चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां की बागडोर संभाल ली और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब बागडोर संभाली तो मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश वहां पर हो गया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी गई। जिस कालखंड के बीच मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ वो आपको आपकी स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख जाएगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ जब धनानंद नंदा युद्ध हार गए। युद्ध हारने के बाद उन्होंने अपनी बहन की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और उनकी बहन का नाम था धुरधरा। जब चंद्रगुप्त मौर्य और धुरधरा की शादी हुई, विवाह हुआ, तो उनसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम था बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार का जो जन्म हुआ ना वो भी एक उसके पीछे भी एक अलग कहानी, उसके बारे में आप सभी को एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि बिंदुसार का जो जन्म हुआ था उसके पीछे क्या कहानी थी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। आप कमेंट कीजिए और बताइए मुझे कि आपको बिंदुसार के बारे में कहानी, जो बिंदुसार के जन्म के बारे में जो कहानी है वो चाहिए तो मैं आपको सेपरेट वीडियो बनाकर उसको दे दूंगा। अच्छा, बिंदुसार का जन्म हुआ, चंद्र यानी कि अब चंद्रगुप्त का जो बेटा हुआ उसका नाम क्या था, बिंदुसार। और उसके बाद जब बिंदुसार के बेटे का जन्म हुआ तो उसका नाम था अशोक। वंशवाद चल रहा है ना, वंशवाद चल रहा है ना, तो राजा के बेटे को ही तो राजा बनाया जाएगा। यहाँ पर तो राजा का बेटा राजा ही होता था भैया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो था बिंदुसार। उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। और बिंदुसार के जो पुत्र था उनका नाम था अशोक। तो इस तरीके से और भी शासक आते गए जो मौर्य साम्राज्य से थे, लेकिन ये शासक मेन माने जाते हैं। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और मौर्य साम्राज्य जो है अस्तित्व में आया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।